आपने कहा काम का बर्डन मेरे पास ज्यादा है। आपने अपनी जगह पर अपने साथ लारिब को भी अपॉइंट कर दिया, तो इसका मतलब ये आपकी पावर से कि आप लारिब को अपॉइंट कर सकती हैं 6 मंथ के लिए। तो अब आपकी पावर सी आ गई। बात समझ में आ गई? यानी सब ऑर्डिनेट आप अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस। अब सर्टिफाइंग सर्जन चूंकि डॉक्टर होता है और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो सर्टिफाइंग सर्जन जो है जितने भी जिस एरिया के लिए सर्टिफाइंग सर्जन को ये एज अ डॉक्टर नॉमिनेट किया है, वो अपने एरिया में जितनी इंडस्ट्रीज आएंगी वहां पर जाकर चेक एंड बैलेंस रखेगा। सपोज करें अगर आप साइट एरिया की इंस्पेक्टर सर्टिफाइंग सर्जन नॉमिनेट हो गई, तो साइट एरिया में जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आएंगी तो वहां पर आपको ये ड्यूटीज अंजाम देना पड़ेंगी। ड्यूटी नंबर 1 कि आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जितने लोग हैं, जितने लेबर काम कर रही हैं, जितने एम्प्लॉयज काम कर रही हैं, आप जाकर वहां फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में विजिट करेंगी और उनका ट्रीटमेंट करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा नहीं लेंगे उनसे। पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। दूसरा पॉइंट है कि जब आप विजिट कर लेंगी तो अगेन मंथ में एक दफा हर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में आपको जाके विजिट करना है। महीने में कितनी दफा जाना है? मिनिमम 1 टाइम। एक दफा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में कोई वर्कर काम कर रहा है जिसकी हेल्थ सही नहीं है, मतलब वो हेल्दी नहीं है, काम करने के काबिल नहीं है, तो सर्टिफाइंग सर्जन उसको रोकेगा, स्टॉप करेगा, काम से मना करेगा। कब तक मना करेगा? जब तक वो हेल्दी नहीं हो जाता, उसकी सेहत ठीक नहीं हो जाती। पॉइंट क्लियर हो गया? तीसरा। यस सर। जी चौथा पॉइंट ये है कि अगर सर्टिफाइंग सर्जन ने जिस वर्कर और लेबर को मना किया काम करने से, तो दोबारा जाकर देखेगा कुछ अरसे के बाद, ऐसा नहीं मना करके छोड़ दिया उसको, देखेगा अगर वो हेल्दी हो गया तो उस पे को काम पे अलाउ, काम के लिए अलाउ करेगा। लावारसों की तरह नहीं छोड़ना। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि अगर कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर काम कर रही है तो उनको काम से क्या करना? स्टॉप करना। विदाउट सर्टिफिकेट किसी को काम पे अलाउ नहीं किया जाएगा। डन हो गया बेटा? जी सर। यस सर। ठीक है। और इसी तरीके से अगर किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में नेचर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, मींस गारमेंट की फैक्ट्री थी, कन्वर्ट हो गई केमिकल या इंडस्ट्रीज या सीमेंट की फैक्ट्री में, तो इसका मतलब है केमिकल और सीमेंट की फैक्ट्री से वर्कर की हेल्थ और ज्यादा मुतासिर होती है क्योंकि डस्ट फ्यूम्स आ रहे होते हैं। तो अगेन अगर आपने रिसेंटली विजिट किया तो आप दोबारा जाके विजिट करेंगे कि उनकी हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ना, विच इज इंजीरियस फॉर देयर हेल्थ। समझ में आ गया बेटा? जी सर। यस सर। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास सर्टिफाइंग सर्जन। नेक्स्ट क्या सर वो नजर जो है? चाइल्ड लेबर में अगर माँ बाप की मर्जी हो तो भी हम उसको मना नो करेंगे। नो 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 नो, जब तक सर्टिफाइड सर्जन अलाउ नहीं करेगा वो नहीं कर सकते। माँ बाप की बेशक मर्जी। अबे खानजादा भाई अपने ये बंद करो यार, माइक बहुत आवाज आ रही है। तुम क्या कहती? नहीं, हमको बोलना जरूरी था बीच में। चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इंस्पेक्टर। अब सुनो, ये इंस्पेक्टर वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं होता बेटा।
ये होता है मैजिस्ट्रेट। कौन होता है? आंसर देने के लिए मैजिस्ट्रेट सर। आप माइक ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैजिस्ट्रेट ठीक है, लेकिन उसके बाद ऑफ कर दें। सवाल आपके पास आएगा, डिफाइन इंस्पेक्टर, पावर ऑफ इंस्पेक्टर एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर। 3 चीजें पूछेगा। यानी इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, उसकी क्या पावर्स है, उसकी क्या ड्यूटीज है। तो पहले हम अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी सुटेबल पर्सन को, जो कि मैजिस्ट्रेट होगा, उसको किसी भी एरिया का इंस्पेक्टर नॉमिनेट कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? इंस्पेक्टर नॉमिनेट कर सकता है। समझ में आ गया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ही एरिया में एक से ज्यादा इंस्पेक्टर को भी नॉमिनेट कर सकता है। तो ये तो 2 लाइनों में हमने बताना है कि इसको अपॉइंट कौन करेगा। अब इंस्पेक्टर की पावर्स क्या हैं? पावर नंबर 1 सुन लीजिएगा। एक इंस्पेक्टर की पावर में ये बात शामिल है कि वो अपने ही जुरिस्डिक्शन के एरियाज में, अगर वो साइड एरिया का इंस्पेक्टर है तो उसके एरिया में जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का जाके विजिट कर सकता है, उनको जाके अंदर से देख सकता है। अपने ही एम्प्लॉयज के साथ जो वर्कर्स होंगे, जो उसके कंट्रोल में होंगे, मातहत में होंगे, विदाउट परमिशन ऑफ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन और फैक्ट्री ऑनर। आप उनको रोक नहीं सकते इंस्पेक्टर को कि आप इंटर नहीं होंगे, इंस्पेक्टर इंटर हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर? जी सर। एक इंस्पेक्टर की पावर में ये बात भी शामिल है कि उसकी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में कोई अगर ऐसा घर है, ये कोई ऐसी जगह है जिस पे उसको डाउट हो कि मे बी, या उसके बाहर कुछ मशीनरीज पड़ी हुई है और उसको डाउट हो कि मे बी ये फैक्ट्री इंडस्ट्री हो सकती है, जो कि उसकी नजर से पहले नहीं गुजरी थी, तो अगेन वो अपने डाउट को रिमूव करने के लिए विदाउट परमिशन ऑफ द फैक्ट्री ऑनर और एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उसके मालिक होंगे उसकी परमिशन के बगैर वो उसमें एंट्री मार सकता है। कोई मसला? नो सर। थर्ड पॉइंट सुन लो। एक इंस्पेक्टर की पावर में ये बात भी शामिल है कि जब वो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में इंटर्ड हो गया तो वो किसी भी एम्प्लॉय से बयान यानी एविडेंस ले सकता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की अगर डिमांड करता है तो वो डॉक्यूमेंट्स उसको दिखा सकता है। डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। कोई मसला? नो सर। नो सर। चलो अब आ जाओ इंस्पेक्टर की ड्यूटीज में। स्टार्ट करूं? सर ये भी तो वही थी ड्यूटीज। ये पावर थी बेटा, बगैर पूछे दाखिल हो रहा है। ओके। ठीक है। पहली ड्यूटी, एक इंस्पेक्टर की ड्यूटीज में शामिल है कि जो एरिया उसको तफवीज किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, जो उसका जुरिस्डिक्शन है, तो वो अपने ही एरिया के फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में इंटर हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे एरिया में वो इंटर नहीं हो सकता। अगर आप साइड एरिया के इंस्पेक्टर हैं तो आप साइड एरिया की इंडस्ट्रीज में आएंगे, आप कुरंगी साइड पे नहीं जा सकते, वहां की इंडस्ट्रीज में एंट्री नहीं मार सकते। कोई मसला? नो सर। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटीज में ये शामिल है कि अकॉर्डिंग टू 1934 जो भी फैक्ट्री एक्ट के तहत लॉज बनाए गए हैं फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए, वो फैक्ट्रियों पर उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। क्लियर हो गया? यस जी सर। सर। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटीज में ये बात शामिल है
कि अगर उसको कोई ऐसी एक्टिविटीज नजर आ रही है जो कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट नहीं है, वो उसको मना करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा और कहेगा कि इस काम को खत्म किया जाए या इस पे चेंजेस की जाए। बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटीज में ये बात भी शामिल है कि जो ऑर्डर उसने माजी में पास्ट में पास किया था किसी फैक्ट्री से रिलेटेड, दोबारा जाकर देखेगा कि मेरे ऑर्डर पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई मसला? नो सर। हाँ भाई। नो सर। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटीज में ये बात भी शामिल है कि माजी में जिन हादसात की वजह से, जिन जिन रीजंस की वजह से फैक्ट्री में हादसात हुए, उन हादसात को दोबारा होने से रोकने के लिए प्रिकॉशंस मेजरमेंट लेगा। जैसे अगर आग लग गई तो भाई आग क्यों लग गई, नुकसान ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज कोई एग्जिट का रास्ता ही नहीं था, बाहर भागने का रास्ता ही नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं थे। तो अब वो कहेंगे अच्छा जी फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे और बाहर जाने के लिए इमरजेंसी में अलग से डोर भी रास्ते पे बनाए। तो इस किस्म के वो स्टेप्स लिए। समझ में आ गया बेटा? यस सर। जी सर। ठीक है। तो आज हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए अभी तक? 1 2 3 4 5 6। 6। ठीक है, अगला टॉपिक देखो। स्ट्राइक किससे कहते हैं? बड़े गौर से सुनिएगा। आपको भी मैंने ट्रेड यूनियन पढ़ाया? यस सर। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनिएगा। वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर्स, एम्प्लॉइज होते हैं। जब एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री में डिफरेंट ट्रेड यूनियन बन गई, जैसे आपने देखो ना यूनिवर्सिटीज में एपीएमएसओ बन गई, जमातियों की अलग बन गई, पठानों की अलग बन गई, उर्दू स्पीकिंग वालों की अलग बन गई। तो ऐसी सिचुएशंस में एक फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जब एक से ज्यादा क्या होती है, ट्रेड यूनियंस होती है। क्या होती है बेटा? ट्रेड ट्रेड यूनियन। यूनियन। ट्रेड यूनियन होती है। तो उन ट्रेड यूनियंस में आपस में फड्डे होते हैं। तो उस फड्डों को सॉल्व करने के लिए उनका एक सरबराह होता है जिसको सारे एक्सेप्ट करते हैं, जो उनका लीडर बन जाता है। उसको हम कहते हैं, एक मिनट ठहरो, इनका जो सरबराह होता है ना, उसको हम कहते हैं बेटा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। क्या कहते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, यानी सीबीए। अब बड़े गौर से सुनना। जब वर्कर्स के कुछ मुतालबात होते हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, और उन डिमांड्स को लेकर कौन जाएगा, उनका सरबराह कौन होगा? कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, जिसको हम सीबीए कहते हैं। वो जाएगा एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉयर से कहेगा एम्प्लॉयर साहब ये हमारी डिमांड है, ये हमारे मुतालबात हैं, काइंडली आप इसको एक्सेप्ट करें और हमारे मुतालबात को माने। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम हड़ताल की कॉल दे देंगे। किसकी कॉल दे देंगे? हड़ताल की कॉल। अब हड़ताल का मतलब, स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे ये है कि फैक्ट्री के किसी एक हिस्से को काम के लिए बंद कर देना या पूरी फैक्ट्री को काम के लिए बंद कर देना, शट डाउन कर देना। और इसलिए करना ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की तरफ से, वर्कर की तरफ से एम्प्लॉयर पर ये प्रेशर जा सके, ये तासुर जा सके कि हमारे मुतालबात पूरे करो वरना हम काम को बंद कर देंगे।
और 7 दिन का नोटिस देते हैं हड़ताल से पहले। विदाउट नोटिस आप हड़ताल डिक्लेयर नहीं करेंगे कि जी अब हम आपको नोटिस दे दिया, हमारे नोटिस से पहले पहले हमारे मुताबिक एक्सेप्ट कर दो, वरना हम स्ट्राइक कॉल कर देंगे। बैकग्राउंड समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्ट्राइक का? जी सर। यस सर। अच्छा जी, आगे आ जाइए। लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब होता है ताला बंदी, ताला लगा देना। अब जब यहाँ पे वर्कर्स की तरफ से स्ट्राइक की कॉल दी जाती है या नहीं होती, एक थ्रेट दी जाती है कि हम स्ट्राइक कर देंगे, ये कर भी दी, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में अगर एम्प्लॉयर को, फैक्ट्री मालिकान को अगर उनकी मुतालबात को एक्सेप्ट नहीं करना होता, रिजेक्ट करना होता है, वो किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि आप क्या स्ट्राइक करेंगे, मैं खुद ही अपनी फैक्ट्री को लॉक कर देता हूँ। लॉक का मतलब है अगेन फैक्ट्री के किसी मखसूस हिस्से को या पूरी फैक्ट्री को ताला लगा देना, काम के लिए बंद कर देना, और इसलिए बंद करने देना कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के एजेंट पे प्रेशर चला जाए और एम्प्लॉयज पे प्रेशर चला जाए कि हम किसी सूरत आपके मुतालबात को मानेंगे नहीं, सो देयरफॉर अपनी स्ट्राइक वापस ले लो वरना फैक्ट्री बंद रहेगी। बात समझ में आ गई? तो फिर एम्प्लॉयर Yes. क्या करेंगे? लॉकआउट करेंगे। स्ट्राइक कौन करता है? एम्प्लॉयज। लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉयर। किस लिए करता है ये भी मैं बता चुका। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अच्छा, ये लॉकआउट काट दो, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कर दो इसको। इलीगल स्ट्राइक किसे कहते हैं? बड़े गौर से सुनना। अगर कोई ऐसा शख्स स्ट्राइक कॉल करे कि जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं था, मतलब ट्रेड यूनियन से वो रजिस्टर्ड नहीं था, यानी किसी ऐसे शख्स ने कॉल की जो कि ट्रेड यूनियन से रजिस्टर्ड नहीं था, तो ऐसी स्ट्राइक क्या कहलाएगी? इलीगल। बात समझ में आ गई? यस। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को हमने ये यहां पे ये पढ़ा कि उसको क्या होना चाहिए? उसको ट्रेड यूनियन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई मसला? नो सर। अगर बगैर नोटिस के स्ट्राइक कॉल कर दी तो ऐसी स्ट्राइक भी क्या होगी? लीगल होगी या इलीगल होगी? इलीगल। जी, इलीगल। लीगल होगी इलीगल? इलीगल। इलीगल होगी। अगर ऐसी स्ट्राइक कॉल कर दी जिसका नोटिस दे दिया गया था मगर नोटिस अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ और आपने स्ट्राइक की कॉल कर दी, लीगल होगी इलीगल? लीगल। हाँ इलीगल क्योंकि अभी टाइम है ना लीगल। सर। जी, अभी टाइम बाकी है और आपने स्ट्राइक कॉल कर दी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आप लोगों का आज का टॉपिक सारा क्लियर हो गया। सर ये लास्ट वाली बात बताइएगा। अगर 10 दिन का नोटिस दिया था, अभी 5 दिन हुए, 5 दिन बाकी और आपने स्ट्राइक की कॉल कर दी, तो ऐसा स्ट्राइक क्या होगा? लीगल होगा इलीगल? उन्होंने हमें नोटिस दिया था। जी जी, वर्कर्स ने एम्प्लॉयर को नोटिस दिए। तो फिर तो इलीगल होगी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सो आज के लिए इतना चला, बाकी नेक्स्ट क्लास में या और पढ़ना है? सर ये आप नहीं लिखवाएंगे सर कब? बहुत